नमस्कार मित्रों, समाख्या यस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज है 4 सितंबर और मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के समाचारों का विश्लेषण लेकर के। विपत्ति अंतस में पड़ी धुंध को साफ कर देती है। संकट के समय में ही हमको पता चलता है कौन मित्र है, कौन शत्रु है, या कौन हमारे काम आने वाला है, कौन काम आने वाला नहीं है। और जितने भी दुविधाएं होती हैं मन में, जितने भी हम आवरण में ढले रहते हैं, जितने भी हम भ्रम में रहते हैं, वो सभी भ्रमों को साफ करने का काम विपत्ति संकट ही करते हैं। इसीलिए समय समय पर संकट आते रहना भी जरूरी है, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है। हम नित्य प्रति अपने संकटों से स्वयं सामना करने के लिए भी सक्षम होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये श्रृंखला कैसी लग रही है। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद ने दुनिया को दी मानवता की शिक्षा। बिरला। हमारे लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा माननीय ओम बिरला जी अभी मैक्सिको में हैं और वहाँ पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये पहली प्रतिमा है जो लैटिन अमेरिकी देशों में स्वामी विवेकानंद जी की लगाई गई है। इसी के साथ साथ इसके एक दिन पहले डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे की प्रतिमा का भी अनावरण उन्होंने किया था। डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे जी का हमने पहले भी एक बार जिक्र किया, पुराने वीडियो में देख सकते हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1883 वर्धा में हुआ था। डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे जी की मृत्यु जो है 22 जनवरी 1967 नागपुर में हुई, लेकिन इससे पहले वो अमेरिका गए थे। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी विद्वान थे, इतिहासकार थे और सबसे बड़ी बात कृषि वैज्ञानिक थे। जो भारत में लाया गया मैक्सिको का मैक्सिकन गेहूं है, वो उन्हीं की खोज था। वो गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी कार्यों से बहुत प्रभावित थे। 1900 के प्रथम दशक में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पहुंच गए। वहां पर उन्होंने वाशिंगटन स्टेट कॉलेज में प्रवेश लिया, जो आजकल वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी है। वहां से उन्होंने 1913 में स्नातक की उपाधि की। मैक्सिको पहला देश है जिसने भारत को स्वतंत्रता के रूप में मान्यता दी 1947 में, जब भारत 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुआ उसके बाद। और 1950 में भारत के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करने वाला भी लैटिन अमेरिका का पहला देश मैक्सिको ही है। इन दो प्रतिमाओं के अलावा ओम बिरला जी ने भारत मैक्सिको मैत्री पार्क, पैक लिख गया है, यहाँ पर पार्क है, भारत मैक्सिको मैत्री पार्क, भारत मैक्सिको इंडिया मैक्सिको फ्रेंडली पार्क का उद्घाटन किया। और उन्होंने कहा कि ये पार्क जो है वो लोकतंत्र की सुगंध ऊर्जा को प्रसारित करेगा। और हमने जैसा बताया कि मैक्सिकन गेहूं देने वाला देश भी मैक्सिको है 1960 के दशक में, जो हरित क्रांति का आधार बना। आप देख सकते हैं कि मैक्सिको कहाँ पर स्थित है, एकदम बीचों बीच। लैटिन अमेरिका का देश कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स से जस्ट नीचे और ग्वाटेमाला वेलेजी से जस्ट ऊपर, और एक तरफ मैक्सिको की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, एक तरफ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यानी उत्तरी प्रशांत महासागर है। तो हम इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में खबर आई है। अब जल्दी ही इसका 8 तारीख को, 8 सितंबर को इसका उद्घाटन होगा। ये इसका जो विजय चौक से लेकर के इंडिया गेट तक वाला जो खंड है, वो उसका उद्घाटन होगा 8 सितंबर को। और उस दिन सबके लिए नहीं खुलेगा, लेकिन 9 सितंबर को पूरा खंड जो है वो आम जनता के लिए खुल जाएगा। इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है, बहुत सुंदर लगने वाला है। और साथ साथ में यहाँ जो फूड स्टॉल, जो दुकानें लगेंगी, वेडिंग एरिया बनाया गया है, जहाँ पर राज्यवार जो है आपको भोजन मिल सकता है, मिलेगा। तो ये छोटी सी खबर थी। जब इसको पूरा हो जाएगा सेंट्रल विस्टा का, हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। मौसम की चुनौतियों को झेलेगी फसलें। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से जो फसलों के उत्पादकता में, प्रोडक्शन में कमी आ रही है, इस कमी को पूरा करने के लिए लगातार टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। जैसे हमने कल भी बात की थी, हमने जो
वीज़ा जिसको कहते हैं वॉरलॉग इंस्टीट्यूट के जो बैठक थी, मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसके संबंध में कि किस प्रकार से हमें को जेनेटिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है फसलों का की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना है, गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो ये जो रिसर्च है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने पौधों में जैविक प्रक्रियाओं में हेरफेर करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो बायो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं जेनिफर ग्रॉफी और उनकी टीम है, वो सिंथेटिक जेनेटिक सर्किट पर काम कर रहे हैं और उससे पता लगाएंगे कि मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से किस प्रकार से एकत्र कर सकते हैं। सिंथेटिक जेनेटिक सर्किट जो पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए भी बनाई गई है। ये जन प्रणालियों और विशिष्ट पत्ती संरचनाओं का निर्माण इससे किया जा सकता है। इसमें विभिन्न परिस्थितियों में ढलने वाली सबसे कुशल फसल विकसित करने के लिए जड़ों में विभिन्न डिजाइन तैयार कर सकते हैं और ये भविष्य में खुद को परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलित करने की क्षमता दे सकते हैं कि ताकि भविष्य में जैसा भी मौसम हो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लो। इन्होंने इस पूरे शोध में जड़ों की शाखाओं को नियंत्रित करने वाले कोड का उपयोग किया और ऐसे सर्किट बनाने के लिए किया जो मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस के अंशों को ध्यान में रखते हैं। और नाइट्रोजन फास्फोरस यानी एक ऐसी जैसे जो जड़ें उथली होती हैं यानी ऊपर की तरफ होती हैं वो फास्फोरस को अवशोषित कर लेती हैं, जबकि जो गहरी जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन को एकत्र करने में बेहतर होती हैं। ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। तो उसी आधार पर हम आप भविष्य में बहुत अच्छी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं और फसलों को जिसको कहते हैं मौसम अनुकूल बना सकते हैं, फसलों को परिस्थिति अनुकूल बना सकते हैं। और ये जो इससे जो शोध करते हैं वो डिजाइनों को सिंथेटिक डीएनए डेटाबेस में अपलोड कर रहे हैं ताकि वैज्ञानिक अपने शोध में उसका उपयोग कर सकें भविष्य में कभी भी। तो ये डेटा का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। हिंद प्रशांत के व्यापार में चीन का विकल्प बनेगा भारत। हिंद प्रशांत आर्थिक मंच या आर्थिक ढांचा, आर्थिक फ्रेमवर्क जो है अब उसकी अमेरिका में बैठक होने वाली है और अमेरिका में इसकी जो बैठक होगी उससे पहले हमको इंडो पैसिफिक जो है वो क्या है इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। अभी इसमें क्या क्या होने की संभावना है उसको हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक एरियाज़ में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पर चीन अपने दबदबे को बनाए रखता है और चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है क्योंकि चीन का आयात निर्यात दोनों का हिस्सेदारी विश्व में वैश्विक स्तर पर 12% है। तो इतनी बड़ी हिस्सेदारी को तुरंत ख़त्म करना संभव नहीं है, लेकिन चीन का जो प्रभुत्व है, चीन का जो आधिपत्य है इस क्षेत्र में उसको कम करने की बात ज़रूर है और भारत को चीन का विकल्प देखा जा रहा है पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि इसी में कहा गया है कि जो पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन की स्थापना से जुड़ी चर्चा है उसमें चीन +1 की बात हो रही है, चीन के अलावा एक और, क्योंकि चीन को पूरी तरह से अभी नहीं हटाया। अब चीन +1 वन में कौन आएगा? वन में भारत सबसे अप्रोप्रिएट देश है, इसीलिए भारत के साथ सभी देश लगभग व्यापार समझौते करना चाहते हैं। भारत का मुक्त व्यापार समझौता जिसको हम FTA बोलते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अभी प्रयास इसको के लिए बात की है। और वहीं जो चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाली हैं जिन कंपनियों ने वो भारत की तरफ आ रहे हैं। जैसे एप्पल ने चीन में फ़ोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन से ने भारत को प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। और जिस प्रकार से भारत में डिजिटल कारोबार होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन भारत में होता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं उनको, और साथ साथ में स्वच्छ क्लीन इकोनॉमी की बात हो रही है, स्वच्छ अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, स्वच्छ ऊर्जा की बात हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो भारत को अलग स्तर पर ले जाती हैं और चीन के विकल्प के रूप में देखती हैं। और जब अमेरिका और चीन के बीच में द्वंद्व हो रहा है उस स्थिति में भारत को इसका स्वाभाविक लाभ मिल रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में 25 कंपनियों का एक दल अभी भारत में निवेश करने की मंशा से आया था,
क्योंकि अब चीन जो है उनके लिए ज़्यादा सुरक्षित नहीं है। IPF के 4 प्रमुख विषय हैं: व्यापार और डिजिटल व्यापार, सप्लाई चेन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था की स्थापना करना। ये 4 प्रमुख विषय हैं, इन पर चर्चा होने वाली है। और उसके साथ साथ भारत इंडो पैसिफिक में मुक्त और खुले रूप से आर्थिक सहभागिता के लिए तैयार है और खुले और निष्पक्ष व्यापारिक तौर तरीकों को देखते हुए विकसित देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हैं। हमने अभी आपको बताया। इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क, भारत प्रशांत आर्थिक ढांचा क्या है, ये 2021 अक्टूबर में इसकी प्लानिंग हुई थी। 2022 में इसको गठित किया गया। इसमें 13 देश हैं, इसमें चीन को छोड़ा गया है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें लचीलापन, स्थिरता, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, समग्रता, इंक्लूसिवनेस, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, निष्पक्षता, फेयरनेस और प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के उद्देश्य से जिसके जो देश हैं उनके बीच में आर्थिक साझेदारी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक एग्रीमेंट को मजबूत बनाने का इरादा रखती है ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इसमें इसके प्रमुख 4 स्तंभ हैं: आर्थिक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, आर्थिक लचीलापन यानी इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, क्लीन इकोनॉमी, साथ ही साथ न्यायोचित अर्थव्यवस्था यानी जुडिशिएबल, जस्टिफाइबल इकोनॉमी, जो अभी हम बात इसकी कर रहे थे कि निष्पक्ष अर्थव्यवस्था भी हम इसको कह सकते हैं। सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड के देश हैं। उसके अलावा ब्रुनेई, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और ये जो 13 देश हैं वो कुल GDP का 40% प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर इस संगठन के सभी साझेदार एशिया के हैं। अब आप समझ सकते हो कि चीन को छोड़ दिया गया है और इंडो पैसिफिक रीजन का एक संगठन बनाया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है। और इंडो पैसिफिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ चीन के आर्थिक प्रभुत्व को कम करना भी इसका उद्देश्य है। IPF से भारत को क्या लाभ होगा? भारत और चीन के बीच की व्यापारिक भागीदारी 125 अरब डॉलर को पार कर गई है। वहीं इसमें चीन का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है, यानी चीन जो है हमको ज़्यादा माल बेचता है, भारत हम ज़्यादा खरीदता है। तो इसीलिए भारत हमेशा आर्थिक घाटे में रहता है। कैपिटल जो है CAD जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा ज़्यादा रहता है चीन के कारण से। तो इसीलिए भारत भी इस विकल्प की तलाश में था कि उसको चीन के अलावा अपना जो माल है वो कहीं और बेचा जाए, उसको कहीं और निर्यात किया जाए, क्योंकि चीन माल ज़्यादा अपने यहाँ खरीदता नहीं है। इससे बाज़ार खुलेंगे, भारत इन देशों को सामान अपने आसानी से आयात कर सकता है, वहाँ से आसानी से ले सकता है। और जो भारत कच्चे माल पर चीन पर निर्भर था वो इन देशों से ले सकता है। इसलिए भारत को इससे लाभ होने वाला है। भारत क्या योगदान दे सकता है? भारत का योगदान क्या हो सकता है IPF में? इसके लिए स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु प्राथमिकताएं, महामारी को लेकर तेज प्रक्रिया यानी फास्ट रिस्पॉन्स, आपूर्ति श्रृंखला विविधता, सप्लाई चेन डाइवर्सिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके साथ साथ जो भारत में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है और निवेश स्क्रीनिंग है, इन्वेस्टमेंट स्क्रीनिंग है फॉर डेवलपमेंट के लिए, ये महत्वपूर्ण है। भारत में ये सभी चीज़ें अभी लगातार विकसित हो रही हैं, लगातार अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। चीन को आपत्ति है। चीन का कहना है कि ये अमेरिका द्वारा जो इंडिपेंडेंट एंड फ्री यानी खुले स्वतंत्रता और खुलेपन की आड़ में ये उनका षड्यंत्र है, क्योंकि वाशिंगटन चाहता है, अमेरिका चाहता है कि चीन के पड़ोस में माहौल ठीक न रहे और चीन के साथ इनके संबंध अच्छे न रहें। वहीं पर क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक आधिपत्य बनाए रखने और जानबूझकर खास देशों को बाहर करने के लिए अमेरिका का राजनीतिक उपकरण के रूप में चीन इसको देखता है। 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। ये अभी कल ही हमने इसके बारे में जाना था कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके पिछले वर्ष की अंतिम तिमाही में जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो अभी SBI इकोरैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2027 तक जर्मनी को और 2029 तक जापान को पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की हिस्सेदारी अभी 3.5% है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वही 2027 तक ये 4% से ज़्यादा होने का अनुमान है, हो जाएगी। और
2014 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की जो भागीदारी थी वो 2.6% थी, और वो पिछले 8 सालों में हम उसमें 1% बढ़ोतरी देख रहे हैं। और अभी 2014 में जो भारत 10वें नंबर पर था जीडीपी की अर्थव्यवस्था के हिसाब से, अब हम उसमें 5वें नंबर पर आ गए हैं। और जिस प्रकार से पहली तिमाही में 13.5% वृद्धि दर रही, विकास दर रही है, तो उसको देखते हुए और वित्त मंत्री ने कहा है कि लगभग पूरे साल हम दहाई के अंकों में ही विकास दर को बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। और BVR सुब्रमण्यन जो वाणिज्य सचिव हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये भारत के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। ज़मीन के नीचे बसेगा शहर भारत में। IIT BHU और DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मिलकर के समझौता हुआ है, और उसमें जो टनलिंग है, यानी जिसको हम सुरंग कहते हैं, टनलिंग के क्षेत्र में काम करेगी ये दोनों संस्थान मिलकर के। टनलिंग और भूमिगत जो स्पेस है, स्थान है, जिसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्पेस, उसकी इंजीनियरिंग पर मिलकर के शोध होगा, मिलकर के इस पर रिसर्च होगा। और ये जो अंडरग्राउंड सिटीज़ होते हैं, अंडरग्राउंड स्पेस है, वो सुरक्षा की दृष्टि से ही बहुत अहम होता है, क्योंकि जब कभी भी युद्ध चल रहा होता है, बमबारी होती है, तो सब नीचे जो है हम सुरक्षित महसूस करते हैं। और परिवहन रक्षा के लिए टनल बनाने में तकनीकी नवाचार का प्रयोग देश में विकास में सहायक होगा। और ये जो है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम IIT BHU चलाएगा, और उसके लिए फील्ड इंजीनियरिंग को प्रशिक्षित करने का काम DMRC करेगा। ये भविष्य की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर कितना भीड़ भाड़ हो रही है और बहुत सारी जगह असुरक्षित भी हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी भी था। दुनिया के कुछ शहर हैं जो भूमिगत हैं, जैसे तुर्की में 20,000 लोगों को रहने की व्यवस्था भूमिगत है, और 5 एक दूसरे से जुड़े भूमिगत कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पे। एक डेरेनिक्यू है, वो अपने आप में अनूठा है। 780 से 1180 के बीच ये युद्धों के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से इस शहर को बसाया गया था। 20,000 लोगों को रहने की यहाँ पर जगह है। अब इसे पर्यटन स्थल बना दिया गया है। यहाँ पर अस्तबल, तहखाने, भंडारगृह, धार्मिक स्कूल भी संचालित होते हैं। वहीं चीन में एक रोलर कोस्टर है, इस शहर है, बॉम्ब शेल्टर कहते हैं लोग इसको, क्योंकि ये अंडरग्राउंड ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है। परमाणु हमलों से बचने के लिए ये ठिकाना हुआ करता था, और टनल में चीन के नागरिकों ने अपने हाथों से खोद कर ये टनल को बनाया था। यहाँ पर रेस्टोरेंट, स्कूल, थिएटर, क्लिनिक, कारखाने तो हैं, मनोरंजन के लिए एक रोलर स्केलर भी है, रोलर कोस्टर भी है, स्केटिंग करते हैं। ट्यूनीशिया में गर्मी से बचने के लिए एक माल्टा के भूमिगत शहर को देखने के लिए हज़ारों पर्यटक पहुंचते हैं, और भीषण गर्मी जब वहाँ होती है तो ज़मीन के नीचे अपना रहने का स्थान बनाया था। तो हमको पता है कि ज़मीन के नीचे जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है, न बहुत गर्मी होती है न बहुत सर्दी होती है। हवाई हमलों से बचने के लिए जर्मनी ने 1945 के विश्व युद्ध के दौरान बर्लिन शहर में एक नीचे जो है स्थान बनाया था, जहाँ पर गोला बारूद, तीर, कलात्मक चित्र छपे हुए हैं। ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बन चुका है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में जंगली कुत्तों से बचने के लिए एडेलाइड शहर से एक 846 किलोमीटर उत्तर में कूबर पेडी में भूमिगत शहर बसाया हुआ था। भीषण गर्मी और जंगली कुत्तों से बचने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी, और ये गुफानुमा कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर चर्च, दुकानें, कब्रिस्तान आदि आदि हैं। ये देख सकते हैं हम, ये जो 2 सिर वाला कछुआ है, ये स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है वहाँ पर ये कछुआ है। इसका जेनस नाम है। ये 24 साल का हो चुका है पूरा, 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई है। इसके 2 सर हैं और 2 दिमाग हैं, इसके कारण से इसका व्यक्तित्व भी दोहरा है। इसका दायां सर जो है वो जिज्ञासु व जागरूक रहता है, और वहीं बायां सर स्वाद के लिए अधिक संवेदनशील है। तो 2 सर के साथ साथ जीवित रहने वाला अभी तक का सबसे जो है आयु का ये कछुआ बन चुका है, और इसका जन्म 1997 में हुआ था। ये दोहरे अंग वाला विश्व का सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला कछुआ है, ये मैं बता चुका हूँ। तो इस प्रकार का इसका नाम जेनस है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में,
जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है वहाँ पर है। ये चीज़ें हमको याद में रखने की आवश्यकता है। अब हम आज के इतिहास की बात करते हैं। 4 सितंबर 1825 को मुंबई में आज ही के दिन दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ था। दादा भाई नौरोजी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में प्राध्यापक बने, वहाँ जागरूकता लोगों में लाए और भारत की दुर्दशा के बारे में जो है लगातार वो लिखते रहे, पढ़ते रहे, भारत की स्वतंत्रता के लिए बात करते रहे। तो भारत की दुर्दशा के बारे में ब्रिटेन की संसद को बताने के लिए वो ब्रिटेन इंग्लैंड चले गए। वहीं पर 1892 में लिबरल पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप ब्रिटिश संसद के लिए आपको चुना गया और आप पहले भारतीय बने जो ब्रिटिश संसद में सदस्य के रूप में चुने गए। और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने ही पहला स्वराज का नारा दिया था। टाइटैनिक के मलबे की पहली तस्वीर दुनिया के सामने आई आज ही 4 सितंबर 1985 को, उससे यानी इसकी घटना के 73 साल बाद। और ये तस्वीर जो है मानव रहित अमेरिकी पनडुब्बी अर्गो ने ली थी। और टाइटैनिक के बारे में तो लगभग सबको ठीक ठाक जानकारी है ही। न्यूयॉर्क में बना दुनिया का पहला केंद्रीय विद्युत स्टेशन आज ही के दिन 4 सितंबर 1882 में न्यूयॉर्क में बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला केंद्रीय विद्युत स्टेशन स्थापित हुआ। एडिसन इलेक्ट्रिक एल्यूमिनेटिंग कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। 16 कैंडल पावर क्षमता वाले 700 बल्बों के लिए बिजली आपूर्ति में सक्षम इस स्टेशन से 508 ग्राहकों को बिजली दी गई थी। अब कल्पना कीजिए उस समय 1882 में जब लाइट नहीं थी, पहली बार जब बिजली का बल्ब जला होगा, लोगों को कितना सुकून मिला होगा। इसीलिए थॉमस अल्वा एडिसन केवल वो बल्ब के आविष्कारक नहीं थे, वो एक अच्छे बड़े उद्योगपति भी थे। उनकी एक कंपनी चलती एडिसन इलेक्ट्रिक एल्यूमिनेटिंग। तो ये हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आज ही के दिन। ये मान लो आपका तो ये स्टेशन पहला स्टेशन बना था 1882 में। तो आज का पेपर यहीं समाप्त होता है। मुख्य खबरें आपने देखी, आप जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम कल मिलेंगे इसी समय पर, कल के न्यूज़पेपर के विश्लेषण के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की जय।